जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आइडिया में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो गाइस, सबसे पहले सॉरी कि हमारा 3 दिन वीडियो नहीं आया, क्योंकि मैं अपने जगह पे नहीं था, आउट ऑफ स्टेशन चल रहा था, मैं अपने ज़िले में मौजूद नहीं था। सो नाउ आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं चैप्टर वाइज MCQ। किसका MCQ? झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का। और ये पार्ट 2 है। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश का पार्ट 2 वीडियोस लेके आ चुके हैं आपके लिए। पार्ट 1 हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, है ना। पार्ट 1 हम लोग अपने पिछले क्लास में देखा था, सारे MCQ किए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो चैप्टर है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। ये पार्ट 2 आपके पास लेके आ गए हैं। इसमें लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट 3 में बाकी जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आपको पार्ट 3 में करा दिया जाएगा। ओके, ये थोड़ा सा चैप्टर लंबा था, इसलिए इसको पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। तो ये जो हमारी जो स्पेशल सीरीज है वो झारखंड की जितनी भी सारी एग्जाम्स होती है, चाहे वो JPSC हो चाहे वो JSSC हो, उन सब के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए लेके आता हूँ, है ना। तो आपको पता होगा कि JSSC का एग्ज़ाम होने वाला है, 14 से 15 अक्टूबर का एग्जाम होने वाला है इसका JSSC का। JPSC 11th का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। एक्साइज कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होना है, फिर झारखंड कांस्टेबल का भी झारखंड पुलिस का भी एग्ज़ाम होना है। अभी तो उसका फॉर्म आया नहीं हुआ है। तो जितनी भी सारी एग्ज़ाम्स होती हैं JSSC और JPSC का, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता हो कि झारखंड के हर एग्जाम से झारखंड जीके से 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर ये सारी वीडियोस आप देख लेते हो, चैप्टर वाइज MCQ हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत कम आपको ऐसे वीडियोस दिखेंगे जो चैप्टर वाइज MCQ आपको देखने को मिलेगा, हर चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस। क्योंकि समय आपके पास कम है, इसी के समय को देखते हुए इस चैप्टर को, इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है ना। सारे MCQs सारे चैप्टर से। ओके, 70 दिन का ये क्लास होने वाला है, जिसमें से आज 11वां दिन है, 11वां क्लास है। ये 70 से 75 क्लास आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम होने तक, ठीक है, जिसमें से आपको पूरा संपूर्ण झारखंड जीके का कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर ये सारी वीडियोस आप देख लेते तो आप एक अच्छा स्कोर करके आओगे। सो चलिए, समय ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पार्ट 1 आप अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, है ना। प्लेलिस्ट का जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पार्ट 2 का देखिए आपको स्क्रीन पे। पहला नंबर क्वेश्चन, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? बताइए। वेरी जबरदस्त क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी MCQ आपके लिए लेकर आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में आप, झारखंड के एग्जाम में, चाहे JPSC हो चाहे झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, है ना, सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको, अगर इसका PDF चाहिए आपको, है ना, अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हम PDF प्रोवाइड कर लेते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, है ना। लिंक पे क्लिक करके जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन, नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? है ना। तो ऑप्शन है A घटवार, B खरवार, C पहाड़िया, D भूमिज। सो गाइस, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A घटवार, है ना, घटवार। नागवंशी शासक प्रतापकर्ण के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो घटवार के, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना दिया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रतापकर्ण को बंदी किसने बनाया था, है ना। इनमें से कहाँ के राजा ने खुखरागढ़ की घेराबंदी करके प्रतापकर्ण को बंदी बना लिया था, है ना। कहाँ पे, कहाँ के राजा था? मानभूम का, राहे का, तमाड़ का, रक्सेल का। 4 ऑप्शन है ना। तो जो वो राजा था, इनमें से कहाँ के राजा थे? वो सॉरी,
वो तमाड़ के राजा थे। कहाँ के थे गाइस? तमाड़ के। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, है ना। इनमें से कहाँ के राजा ने खोखला की घेराबंदी करके प्रतापन का भी किले में बंदी बना दिया था? तो तमाड़ के राजा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़िए इसको जोर से, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है? बताइए। नागवंशी राजा छत्रकर्ण के शासन काल में कोराम्बे में किस भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है? आपके 4 ऑप्शन हैं, ए शिव, बी कृष्ण, सी विष्णु, डी इंद्र, है ना। तो किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, विष्णु। याद रखिएगा, विष्णु, है ना। विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई है। जब प्रतापकर्ण को, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे और बता देते हैं, प्रतापकर्ण को, है ना, प्रतापकर्ण को जब बंदी बना लिया गया था तो वो मुक्त पाने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए वो किन का मदद लिया था? प्रतापकर्ण जब तमाड़ के राजा ने उसको बंदी बना लिया था, है ना, तो वो किससे मदद मांगे थे, किससे हेल्प लिए थे? मुक्त पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, वहां से मुक्त होने के लिए, है ना। वो बाघदेव से। किससे लिए थे अपनी मदद? बाघदेव। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन हम जो लिखे हुए नहीं है वो हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। प्रतापकर्ण को जब तमाड़ के राजा ने बंदी बना लिया था तो प्रतापकर्ण वहां से छुटकारा पाने के लिए किससे मदद लिए थे? तो बाघदेव से। किससे? बाघदेव से, है ना। और बाघदेव को इनाम के रूप में प्रतापकर्ण ने एक क्षेत्र दे दिया था। उस क्षेत्र का नाम क्या था? कर्णपुरा। कर्णपुरा, है ना। जब प्रतापकर्ण को बाघदेव ने छुड़ाया, पराजित किया था तमाड़ के राजा को, है ना, तब प्रतापकर्ण ने खुश होकर उसे उपहार के रूप में, है ना, कौन सा क्षेत्र दे दिया था? कर्णपुरा। कौन सा क्षेत्र दे दिया था? कर्णपुरा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? किस मत का? ए शैव मत का, बी वैष्णव मत का, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर, है ना। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड में निम्न में से किस मत का प्रचार प्रसार किया था? किसका किया था? सो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, वैष्णव मत। वैष्णव मत, वैष्णव मत का प्रचार प्रसार किया था। कौन? चैतन्य महाप्रभु ने। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज कि रामशाह निम्न में से किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? रामशाह निम्न में से किसके समकालीन थे? ए शाहजहां, बी अकबर, सी बहादुर शाह प्रथम, डी औरंगजेब। बताइए रामशाह निम्न में से किसके समकालीन थे? सो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम इज द राइट आंसर। रामशाह निम्न में से किसके समकालीन थे? बहादुर शाह प्रथम के। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से पढ़ते हैं। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? बताइए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आप देख क्वेश्चंस का लेवल देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। ओके, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? ए फारुखशियर, बी बहादुर शाह प्रथम, सी औरंगजेब, डी शाहजहां।
सो गाइस ये सही आंसर हो जाएगा फारुखसियार। फारुखसियार नागवंशी शासक यदुनाथ शाह निम्न में से किसके समकालीन थे? तो फारुखसियार। याद रखिएगा क्वेश्चंस, आंसर भी याद रखिएगा, है ना। यदुनाथ शाह किसके समकालीन थे? फारुखसियार का। फारुखसियर फारुखसियर फारुखसियर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देना स्वीकार किया था? देखिए, यदुनाथ पे जब एक मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया तो वो 1 लाख रुपए मालगुजारी देने के लिए तैयार हो गए। कौन? यदुनाथ शाह, है ना। तो वो कौन से मुगल सूबेदार थे? निम्न में से किस मुगल सूबेदार द्वारा आक्रमण करने के बाद यदुनाथ शाह ने उसे 1 लाख रुपए मालगुजारी देने स्वीकार किया था? तो वो कौन सा था? वो कौन थे? अली वर्दी खां, फरुखुद्दौला, सी सरबुलंद खां, डी दिलदार खां। सो वो जो सूबेदार थे, मुगल सूबेदार कौन था? वो सरबुलंद खां थे। सरबुलंद खां, सरबुलंद खां, सरबुलंद खां, सरबुलंद खां। यही वो मुगल सूबेदार थे जो आक्रमण किए थे यदुनाथ शाह पे। तो यदुनाथ शाह ने उन्हें 1 लाख मालगुजारी देने के लिए स्वीकार कर लिया था। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पढ़िए। सरबुलंद खां के आक्रमण के बाद अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जब सरबुलंद खां ने यदुनाथ के राज्य पे आक्रमण किया तो वो सुरक्षित रखने के लिए, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वो अपनी राजधानी को हस्तांतरित कर दिए थे। तो कहाँ पे किए थे? ए पालकोट, बी दोईसा, सी रातूगढ़, डी चूटिया, है ना। तो वो अपनी राजधानी कहाँ बना लिए थे, है ना, कहाँ हस्तांतरित कर दिए थे? सो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पालकोट। अपनी राजधानी कहाँ बना लिए थे? वो पालकोट, है ना। जब सरबुलंद खां ने आक्रमण किया था यदुनाथ शाह पे तो वो अपना जो राजधानी है वो हस्तांतरित कर लिया था। वो कहाँ पे बना लिए थे? पालकोट। कहाँ पे बना लिए थे गाइस? पालकोट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शिवनाथ शाह के शासन काल में निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने आक्रमण किया था? शिवनाथ शाह के शासन काल में, शिवनाथ शाह जब अपना शासन कर रहे थे झारखंड में, तब कौन से मुगल सूबेदार ने उन पर आक्रमण किया था? 4 ऑप्शन है आपके। ए फरुखुद्दौला, बी फरूर्खसियर, सी सरबुलंद खां, डी इफ्तिकार खां। कौन किए थे शिवनाथ शाह के शासन काल के दौरान? कौन मुगल सूबेदार थे जो आक्रमण किए थे? सो गाइज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फरुखुद्दौला उन्होंने आक्रमण किया था। ओके, और जब फरुखुद्दौला ने शिवनाथ शाह पे आक्रमण किया था तो 12,000 रुपये वो मालगुजारी देने के लिए तैयार हो गए थे। 12,000 रुपये मालगुजारी देने के लिए तैयार हो गए थे। कौन? शिवनाथ शाह। किनको देने के लिए तैयार हो गए थे? फरुखुद्दौला का। जब फरुखुद्दौला ने शिवनाथ शाह पे आक्रमण किया तब वो 12,000 रुपये देने के लिए तैयार हो गए थे। किस रूप में? मालगुजारी के रूप में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ना। कौन सा नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं गाइस। यू हैव 4 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इज द जगन्नाथ शाह, बी उदयनाथ शाह, सी यदुनाथ शाह, डी श्याम सुंदर शाह। सो कौन थे नागवंशी शासक शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी, है ना।
सो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उदयनाथ शाह, उदयनाथ शाह कौन थे? शिवनाथ शाह के उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी कौन थे? उदयनाथ शाह, किनके? शिवनाथ शाह के। ओके, चलिए गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नागवंशी शासक उदयनाथ शाह निम्न में से किसके माध्यम से मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करता था? ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उदयनाथ शाह कौन थे? अभी बताया शिवनाथ शाह के वो उत्तराधिकारी थे, है ना, वो नागवंशी शासक थे। निम्न में से किसके माध्यम से, है ना, वो किनको, ये जो मुगल सूबेदार थे अलीवर्दी खां, उनको वो देते थे मालगुजारी। तो किनके थ्रू देते थे? किनके थ्रू देते थे? आपके 4 ऑप्शन है। ए विष्णु सिंह, बी सुंदर सिंह, सी महेश्वर सिंह, डी राम सिंह, है ना। तो नागवंशी शासक उदयनाथ किनके थ्रू मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को मालगुजारी का भुगतान करते थे गाइस? किनके द्वारा करते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विष्णु सिंह, विष्णु सिंह के द्वारा वो मालगुजारी का भुगतान करते थे। कौन? नागवंशी शासक उदयनाथ शाह। किनको? मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को। ओके, क्लियर गाइस, क्लियर, ठीक है। और जो विष्णु सिंह कौन थे गाइस? विष्णु सिंह कौन थे जिनके द्वारा नागवंशी शासक उदयनाथ मालगुजारी भुगतान करते थे मुगल सूबेदार अलीवर्दी खां को? तो विष्णु सिंह कौन थे? उस वक्त वो रामगढ़ के शासक थे, रामगढ़ के राजा कह सकते हो, है ना, रामगढ़ के, है ना। विष्णु सिंह कहाँ के शासक थे? तो रामगढ़ के शासक थे वो उस वक्त, है ना। विष्णु सिंह रामगढ़ के राजा थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो? निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? निम्न में से कौन सा शासक उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? बताइए। उदयनाथ शाह किसका उत्तराधिकारी था? शिवनाथ शाह का। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया कि इनमें से कौन सा शासक था जो उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था? 4 ऑप्शन है। ए श्याम सुंदर शाह, बी जगन्नाथ शाह, सी भीम शाह और डी यदुनाथ शाह। बताइए। यदुनाथ शाह, बताइए। थोड़ा सा पीछे बता देते हैं। शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन था? उदयनाथ शाह, है ना। और उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी कौन है? बताइए, है ना। तो वो श्याम सुंदर शाह हैं। कौन है गाइस? श्याम सुंदर शाह। ठीक है, क्लियर। शिवनाथ शाह का उत्तराधिकारी था उदयनाथ शाह, तो उदयनाथ का उत्तराधिकारी कौन था? श्याम सुंदर। कौन है? श्याम सुंदर। ओके, चलिए, श्याम सुंदर। क्वेश्चन नंबर 13 के श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? श्याम सुंदर शाह के शासन के दौरान, जब श्याम सुंदर शाह शासन कर रहे थे, तो उनके दौरान जो मराठा योद्धा था भास्कर राव पंडित, क्या नाम था उसका? भास्कर राव पंडित ने झारखंड के रास्ते कहाँ आक्रमण किया था? वो झारखंड के रास्ते से होकर गुजरे थे। कहाँ पे आक्रमण करने गए थे? ए उड़ीसा, बी बंगाल, सी छत्तीसगढ़, डी नेपाल, है ना। तो वो कहाँ पे आक्रमण किए थे गाइस? बंगाल पे। कहाँ पे? बंगाल। याद रखिएगा गाइस। ओके, सॉरी, थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं। बंगाल, याद रखिएगा, ठीक है। बंगाल पे आक्रमण किए थे। झारखंड के
झारखंड के रास्ते से होके गए थे वो। कौन? मराठा योद्धा भास्कर राव पंडित, है ना। वो झारखंड के रास्ते से होकर ही कहाँ पे गए थे? बंगाल, जहाँ पे उन्होंने आक्रमण किया था। ओके गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था, है ना। वो बंगाल पर आक्रमण तो किए थे, लेकिन कब किए थे? भास्कर राव पंडित ने किस वर्ष झारखंड के रास्ते से होकर गए थे, बंगाल पर आक्रमण किए थे? अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ा, है ना। वो कब किए थे गाइस, है ना। तो 1742 ईस्वी, सॉरी 1700 लिखा नहीं रहा था इसलिए 1742 ईस्वी को उन्होंने झारखंड के रास्ते से होकर बंगाल पर आक्रमण किया था। वहाँ पे आक्रमण किया था बंगाल पे। कब? 1742 ईस्वी में। ओके गाइस, चलिए भास्कर राव पंडित ने कहाँ पे किया था आक्रमण? बंगाल पर। कब किया था? 1742 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि रघुजी भोसले ने किस वर्ष बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव से की थी? रघुजी भोसले भी, है ना, बंगाल पर आक्रमण किए थे, जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी राव को से किया था। कब किया था, है ना। तो बताइए, भास्कर राव पंडित जो किए थे वो 1742 में किए थे, लेकिन रघुजी भोसले ने बंगाल पर आक्रमण कब किया था? 1743 ईस्वी में। कब किए थे गाइस? 1743 ईस्वी में, है ना। जिसकी शिकायत अलीवर्दी खान ने मराठा पेशवा किसको कर दिया था? बालाजी राव को, है ना। मराठा पेशवा बालाजी राव को शिकायत कर दिया था। ओके, ये कब किए थे रघुजी भोसले? 1743 ईस्वी में। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? और किधर से वो बंगाल गए थे, है ना। पेशवा बालाजी राव निम्न में से झारखंड के किस स्थान से होकर कहाँ गए थे? बंगाल। कौन? पेशवा बालाजी राव। कौन थे ये मराठा योद्धा थे, ना। मराठा योद्धा जो पेशवा बालाजी राव थे, वो निम्न से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? ए पलामू, बी सिंहभूम, सी राजमहल, डी रांची, है ना। तो वो कहाँ से होकर गुजरे थे गाइस? राजमहल से होकर गुजरे थे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इस क्वेश्चन को आप अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं, और अगर पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके, तो निम्न में से किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया था? कौन से नागवंशी शासक थे? किसके समय किया गया था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन? ए राम शाह, बी सरनाथ शाह, सी उदयनाथ शाह, डी एनीनाथ शाह। बताइए। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सरनाथ शाह जो थे, उनके शासन के दौरान जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोईसागढ़ से सतरंजी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया था? कहाँ पे कर दिया था? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया था। निम्न में से किसने अपनी राजधानी को दोईसागढ़ से, पहले कहाँ था? दोईसागढ़, उसके बाद में फिर सतरंजी कर दिया था, स्वर्ण नदी के किनारे। ओके, सतरंजी, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया था। कौन किए थे? ए सरनाथ शाह, बी उदयनाथ शाह, सी एनीनाथ शाह, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए।
सो इसका सही आंसर हो जाएगा इस एनीनाथ शाह। ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एनीनाथ शाह। एनीनाथ शाह। ओके, एनीनाथ शाह को शाह ने अपनी राजधानी दोईसा से सतरंजी हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बताइए निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था। निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था, है ना। ए जगन्नाथ शाह, बी उदयनाथ शाह, सी सरनाथ शाह, डी एनीनाथ शाह। कौन थे वो, इसका आंसर आप लोग बताइए, मैंने बताऊंगा। हटिया बाजार को किसने बसाया था। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन, जगन्नाथ शाह, बी उदयनाथ शाह, सी सरनाथ शाह, डी एनीनाथ शाह। इसका आंसर आपको कहाँ पे बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इस। और वीडियो थोड़ा अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि निम्न में से किस शासक ने हटिया बाजार को बसाया था। जगन्नाथ शाह, उदयनाथ शाह, सरनाथ शाह, डी एनीनाथ शाह। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि नागवंश की राजधानी व उसके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, है ना, जिसमें नागवंशी शासक और उनके क्या दिए हैं, राजधानी, उनका मिलान में कौन गलत है वो आपको चूज करना है ना। इसमें से 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनका मिलान सही है ना, वो मिलान आपको छांटना है जो गलत है ना। तो फनी मुकुट राय, सुत्यांबे, राजधानी सुत्यांबे, राजा कौन थे, फनी मुकुट राय, बिल्कुल सही है, आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, है ना। जब फनी मुकुट राय क्षेत्रीय नागवंशी, है ना, नागवंशी शासक के प्रथम राजा थे वो, है ना। प्रथम राजा कौन थे, फनी मुकुट राय। और अंतिम कौन है, मदरा मुंडा अंतिम है ना, लास्ट। और फर्स्ट कौन है, फनी मुकुट राय। ये अपना राजधानी कहाँ बनाए थे, सुत्यांबे, है ना। दुर्जन शाह, दोईसा राजधानी का, जब दोईसा किनका राजधानी था, दुर्जन शाह का, सही है। पालकोट किसका था, यदुनाथ शाह का, ये भी सही है ना। ऑप्शन नंबर डी रातूगढ़ सरनाथ शाह का है, ये गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सरनाथ शाह का राजधानी रातूगढ़ नहीं था। ओके, रातूगढ़ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, छोटा नागपुर पर शासन करने वाला नागवंशी शासक में से कौन शामिल नहीं था, है ना। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासक में कौन शामिल नहीं था। छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी शासक में कौन शामिल नहीं है, कौन नहीं है, प्रतापकर्ण, बी विराटकर्ण, सी छत्रकर्ण, डी विक्रमकर्ण, है ना। तो वो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विक्रमकर्ण। छोटा नागपुर पर शासन करने वाला नागवंशी शासक में से कौन शामिल नहीं है, विक्रमकर्ण कभी भी छोटा नागपुर पर शासन नहीं किए हैं। वो कौन, नागवंशी शासक तो थे लेकिन छोटा नागपुर पर वो शासन नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि पलामू में सबसे पहले किस क्षेत्रीय राजवंश ने शासन स्थापित किया था। पलामू में कौन से ऐसे पहले क्षेत्रीय राजवंश थे जिन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। ए चेरो वंश, बी नागवंश, सी रक्सेल वंश, डी सिंह वंश, है ना। तो सबसे पहले पलामू में क्षेत्रीय राजवंश का शासन स्थापित कौन किया था, कौन वंश के लोग, तो रक्सेल वंश। कौन थे गाइस, रक्सेल वंश के लोग, है ना। यही वो थे जिन्होंने सर्वप्रथम
है ना, स्थापित किया था अपना शासन। ठीक है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, रक्सेल स्वयं को क्या मानते थे? जो रक्सेल जनजाति के लोग थे वो अपने आप को क्या मानते थे? ए जनजाति, बी राजपूत, सी मराठा, डी इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राजपूत। वो अपने आप को क्या मानते थे गाइस? राजपूत। रक्सेल से जो भी लोग बिलोंग करते थे, रक्सेल, है ना, रक्सेल वंश के लोग अपने आप को क्या मानते थे? राजपूत। क्या मानते थे गाइस? राजपूत। चलिए, रक्सेलों का मूलतः किस क्षेत्र से पलामू में आगमन हुआ था? रक्सेल वंशों का, है ना, मूल रूप से किस क्षेत्र से, पलामू में, जब पलामू में आए थे, उनका जब आगमन हुआ था तो वो किस क्षेत्र से आए थे? ए मराठा क्षेत्र से, बी पंजाब क्षेत्र से, सी राजपूताना क्षेत्र से, डी दक्षिण भारत से, है ना। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। राजपूताना क्षेत्र से वो आगमन किए थे पलामू में, है ना। रक्सेलों को मूल रूप से, रक्सेलो जो थे वो मूल रूप से पलामू में कहाँ से आए थे? राजपूताना क्षेत्र से। ओके, उस वक्त जब वो रक्सेल जो थे, रक्सेल के जो वंश थे, है ना, रक्सेल लोग जब पलामू में आए थे तो उस वक्त वहाँ के जो जनजाति थी, वो सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी जनजाति रहते थे, है ना? तो वो खरवार रहते थे उस वक्त, है ना। पलामू की जो जनजाति थी वो उस वक्त कौन सी जनजाति थे? खरवार। ओके, खरवार याद रखिएगा। रक्सेल जब पलामू में आए थे, है ना, तो उस वक्त, है ना, पलामू में खरवार जनजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते थे। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, इसको पढ़िए ध्यान से। निम्न में से किस वंश ने रक्सेलों को अपदस्थ किया था? निम्न में से कौन से ऐसे वंश है ना जो रक्सेल वंश के लोगों को अपदस्थ किया था? ए मराठों ने, बी सिंह वंशों ने, डी चेरो वंशों ने, सी चेरो वंशों ने, डी नागवंश ने। ए मराठा ने, बी सिंह वंश ने, सी चेरो वंश ने, या डी नागवंश ने, है ना। सो गाइस, इसका सही आंसर हो जाएगा कि निम्न से किस वंश के रक्सेलों को अपदस्थ किया था? तो चेरो वंश ने। कौन किए थे? चेरो वंश ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि चेरो वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। चेरो वंश की स्थापना किसने की थी, है ना। 4 ऑप्शन हैं, साहेब राय, रंजित राय, जय किशन राय या भागवत राय। तो चेरो वंश का जो संस्थापक है वह है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, है ना, भागवत राय। भागवत राय यही है चेरो वंश के संस्थापक, है ना। चेरो वंश की स्थापना किसने किया है? भागवत वंश ने, भागवत राय ने। कब किया है गाइस? तो 1572 ईस्वी में। 1572 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1572 ईस्वी में भागवत राय ने चेरो वंश की स्थापना की थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी था, है ना। निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन था? ए जय कृष्ण राय, बी प्रताप राय, सी रंजित राय, डी देव राय, है ना। इसका गाइस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजित राय। याद रखिएगा इसको, रंजित राय। निम्न में से साहेब राय का उत्तराधिकारी कौन थे? रंजित राय। कौन थे गाइस? रंजित राय। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 28, रंजित राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? जब रंजित राय का शासन चल रहा था
उस वक्त बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार जो थे वो पलामू आए थे? ए अलीवर्दी खां, बी सर बुलंद खां, सी है ना जैनुद्दीन खां, डी हिमायत खां। कौन से ऐसे मुगल सूबेदार थे जब वो आए थे, है ना, पलामू आए थे, तब शासनकाल किनका था? रंजीत राय का। ओके, तो बताइए कौन थे वो? सो गाइस वो थे सर बुलंद खां, है ना, सर बुलंद खां, सर बुलंद खां। रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार था? तो वो सर बुलंद खां था। ओके, ओके, चलिए, जब उन दोनों में लड़ाई हुई थी रंजीत राय और सर बुलंद खां में, है ना, सर बुलंद खां और रंजीत राय में जब लड़ाई हुई थी तो उन्हें हराकर रंजीत राय ने मुगल सूबेदार किसको? सर बुलंद खां को हराकर टूरी क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। कौन? रंजीत राय। रंजीत राय ने किनको हराया था? है ना, सर बुलंद खां को हराया था। और हराने के बाद जो था वो एक जगह है, जगह नाम क्या है? टोरी क्षेत्र। उस क्षेत्र को उन्होंने अपना बना लिया था। कौन? रंजीत राय ने। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 29। टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? अभी जैसे पहले ही बताया था, पिछला क्वेश्चन में क्या था कि रंजीत राय के शासनकाल में बिहार का कौन सा मुगल सूबेदार पलामू आया था? तो वो सर बुलंद खां थे, है ना। तो सर बुलंद खां को वो हरा कर रंजीत राय, है ना, तो वो कौन से क्षेत्र पे कब्जा कर लिए थे? टोरी क्षेत्र पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 है कि उसी से रिलेटेड कि टोरी परगना कब तक रंजीत राय के कब्जे में रहा? वो उन्होंने तो कर लिया था अपने कब्जे में, है ना, लेकिन वो कब तक रहा? 1700 ईस्वी तक, 1710 ईस्वी तक, 1716 ईस्वी तक, 1722 ईस्वी तक? बताइए। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1722 ईस्वी तक वो रहे थे, है ना, कब्जे में रखे थे 1722 ईस्वी तक। ठीक है, 1722 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा, 1722 ईस्वी। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? है ना, वो कौन थे, है ना, जो रंजीत राय की हत्या कर दिए थे? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया? ए काशी राय, बी समांत राय, सी देवनाथ राय, या डी जय श्री कृष्ण राय? किन्होंने हत्या किया था रंजीत राय को? रंजीत राय का हत्या किया था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जय कृष्ण राय, है ना, जय कृष्ण राय। इन्होंने हत्या किया था किनका? रंजीत राय का। ओके, चलिए, सो गाइस आज की इस क्लास में 30 क्वेश्चंस थे, है ना। पार्ट 3 में जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं आपको पार्ट 3 में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है। वीडियो थोड़ा सा भी अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो सारे को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। वीडियो बहुत कोई लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितनी भी सारे JSS की एग्जाम्स होने वाली हैं सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलता है झारखंड से रिलेटेड। और ये जो स्पेशल सीरीज चलाई जा रहा है वो JSS CGL, झारखंड से पुलिस, JPSC और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो इसको बिल्कुल भी मिस न करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, धन्यवाद।